हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, तो उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं फ्रेंड्स, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और अगर मैं थ्योरी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो सीडीपी की कंप्लीट थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। टोटल 40 क्लासेस हैं, आप उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिएगा, वहाँ से आपका सीडीपी पूरा कवर अप हो जाएगा, थ्योरी सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। और देखिए, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। निरंतर एंड व्यापक मूल्यांकन मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कौन इस चीज़ का समर्थन करेगा? पहला ऑप्शन दिया है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण एंड चौथा ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो बताइए, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम शॉर्ट में CCE के नाम से भी जानते हैं, तो इसका समर्थन कौन करता है? तो देखिए, इसका समर्थन करता है हमारा ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ठीक है, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है इस चीज़ का भी पता करा जाता है। बेसिकली इसमें होता है क्या ना, एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर बच्चे का अलग अलग बनता है, और उसके अंदर क्या होता है, सभी बच्चों के बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़, उनका नेचर, वो पढ़ने में कैसे हैं, उनका मेंटल लेवल कैसा है, एक दूसरे के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करी जाती हैं, और ये हर एक बच्चे का अलग अलग बनता है। तो इससे क्या है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जब आप बच्चे का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, तभी जाकर आप उसका पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें लिखनी है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप बच्चे को नोटिस करेंगे। आप देखेंगे कि बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे वो पढ़ाई में कैसा है, आप देखेंगे स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी पता कर सकते हैं जब आप बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और मूल्यांकन भी कैसा होगा, एक तो सतत होगा, निरंतर, जो कि कंटिन्यूसली चलेगा, साथ में व्यापक होगा। व्यापक मतलब होता है सभी एस्पेक्ट में बच्चे का मूल्यांकन करना। उसका दिमाग कैसा है, उसके अंदर इमोशन किस तरीके के हैं, मोरल वैल्यूज़ उसके अंदर कितनी डेवलप हैं, यानी कि ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसको चेक किया जाता है, और उसके बाद एक पोर्टफोलियो आपका रेडी हो जाता है, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। तो इसका आंसर इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत बहुत नेगेटिव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इधर भी वही सारी चीज़ें हैं, तो ये सब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्शन और रीज़न से रिलेटेड है, अभिकथन और कारण। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं सीटेट में, पहले तक नहीं बनते थे, बट कुछ ईयर से इसी तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। तो अभिकथन है आपके सामने, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। क्या ये अभिकथन सही है? बताइए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो लगातार उनका जो दृष्टिकोण है टीचर का, ठीक है, यानी कि जो एटीट्यूड है उसकी जांच करते रहनी चाहिए, और जो बायस है यानी कि पूर्वाग्रह जो है उसकी भी जांच करते रहनी चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब होता है, जैसे पहले तक होता था ना लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, तो ये चीज़ें एज अ टीचर आपने नहीं करनी है। तो इस चीज़ की जांच स्वयं जो है निरंतर करते रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण दिया है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस। जी हाँ, अगर फंक्शनल फिक्स्डनेस होगा तो वो हिंडर्ड होगा ही होगा। देखिए,
प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से क्या होती है, बाधित होती है। अगर काम आप एकदम स्थिर कर दें, यानी कि फिक्स कर दें कि बस इतना ही काम करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है वो बाधित होगी, है ना। जैसे सपोज करिए एक प्रॉब्लम है आपके सामने, आपको उसका सॉल्यूशन मल्टीपल वेज में ढूंढना है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मेथड आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ही मेथड पर अटक गए, यानी कि स्थिर हो गए, आप एक ही मेथड पर एकदम फिक्स्ड हो गए, इससे आपको आंसर मिल ही नहीं रहा। अब आप क्या करेंगे बताइए, इससे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, जो आपकी समस्या है वो वहाँ पर स्थिर हो गई ना, रुक गई। वही वाली चीज़ यहाँ पर कह रहा है, तो ये कारण सही है। लेकिन देखिए ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप तो सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें लिखा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है बताइए, अपनी किस्मत को, कार्य की कठिनाई को, कोशिश की कमी को, या योग्यता के अभाव को। वो किस चीज़ को शो कर रहा है, ये कहते हुए कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, इसीलिए मैथ्स में खराब अंकों के बारे में वो बता रहा है अपने, कि मेरे मार्क्स बेकार आते हैं। तो वो किस चीज़ को इसका रिस्पॉन्सिबल बता रहा है, ये आपसे पूछा है। देखिए लक यानी कि किस्मत की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। टास्क डिफ़िकल्टी यानी कि कार्य में कठिनाई है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। लेक ऑफ एफर्ट एंड लेक ऑफ एबिलिटी, इन दोनों में से क्या आंसर होगा बताइए। मुझे अंकों की समझ नहीं है, यानी कि लेक ऑफ एबिलिटी, मेरे अंदर योग्यता की कमी है, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है कि मैं अंकों को समझ पाऊँ, इसीलिए ये क्या होगा, लेक ऑफ एबिलिटी, यानी कि योग्यता का अभाव। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। क्या ऐसा करना सही है बताइए, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम देना, ये बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की इसी की बात करते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज़ जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। देखिए सपोर्ट और गाइडेंस मतलब बच्चे की हेल्प करना, और इसी की बात करते हैं वाइगोत्स्की कि आप बच्चे को हेल्प करिए, आप उनको सपोर्ट करिए, आप उनको गाइडेंस दीजिए। एज अ टीचर आपका यही काम है, और जब आप बच्चे को सही गाइडेंस देंगे, सही सपोर्ट देंगे, पॉजिटिव हेल्प करेंगे, तो बच्चा चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है कि छात्रों को कोई सहायता देना ही नहीं है, ये तो वैसे ही बाहर हो गया। छात्रों को ऐसा काम देना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सकें, नहीं। आप उनको काम दीजिए, अगर बच्चे कहीं पर अटक रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उन्हें गाइड करेंगे, आप उन्हें मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर होते हैं, ये कह रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर होंगे। प्राइमरी सोर्स कहने का मतलब है प्राथमिक स्रोत। बच्चे के ज्ञान का जो प्राथमिक स्रोत होते हैं ना, वो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि स्कूल आने से पहले, टीचर के साथ मीट होने से पहले बच्चा अपने घर में कुछ ना कुछ चीज़ें बोलना सीख कर आता है। जैसे अपने घर की वो लैंग्वेज बोलना जानता है, वो मम्मी को मम्मी, पापा को पापा बोलना जानता है। तो प्राइमरीली नॉलेज उसने कहाँ से गेन करी, अपनी फैमिली से। ठीक है, तो टीचर तो हो ही नहीं सकता, टीचर सेकेंडरी के अंदर आते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि टीचर्स सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर। इस सेंटेंस को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, अपने नोट्स में। वैसे मैंने अपने नोट्स में, देखिए जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है उन्हें पता होगा,
उस नोट्स में ये अलग से लाइन मैंने लिखी हुई है कि द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि एक टीचर जो होता है वो एक फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में काम करता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप नोट्स को प्रॉपरली रीड करिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिया है सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स का, अच्छी बात है, आप रिवाइज करते रहिएगा और वीडियो लेक्चर्स देखिए। अगर कुछ नया आ रहा है तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा सिलेबस आपका उसमें कवर अप किया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। बढ़िया से PYQ के सेट लगाइए, नोट्स को रीड करिए, बार बार रिवाइज करिए, देखिएगा आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे CTET में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की, तो ये यही कहता है कि टीचर एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है बच्चे के लिए। अब ये सुविधा प्रदाता क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर। जैसे बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, उसके बाद बच्चे को अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो आपका काम है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना, फैसिलिटेट करना, बच्चे को हेल्प करना, बच्चे को सुविधा देना। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों के लिए रिसोर्स भी लाना जिनसे बच्चे अच्छे से समझ सकें। जैसे आप जो TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे मॉडल, चार्ट, रियल ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ें ला करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहता है टीचर के लिए, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करेंगे, यानी कि एज इट इज़ वैसा ही रख देंगे, नहीं। बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। अगर हाल पर ही छोड़ना होता तो बच्चे स्कूल क्यों आते। आपका काम है बच्चों को पढ़ाना और जहाँ बच्चों को समझ में ना आए उनकी हेल्प करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है। उन्होंने जो बुद्धि का आपका सिद्धांत दिया था उसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। याद रखिएगा, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है, यानी कि इम्प्लीकेशन क्या है इसका। तो पहला ऑप्शन है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। नेक्स्ट है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। और उसके बाद है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित होती है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर कौन सा ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया ना कि गार्डनर कहते हैं बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं लग रहा। देखिए सेकंड में क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज़ इन डिफरेंट डोमेन्स, यानी कि अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं और अलग अलग बुद्धि होती है। ठीक है, इसी की ये बात करते हैं। और बुद्धि टोटल 8 प्रकार की इन्होंने बताई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी लोग समान रूप से दुनिया को देखते हैं, ये ऐसा नहीं कहते। और एक ही आयाम होता है बुद्धि का, नहीं। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल लर्निंग की बात, नहीं। ये कहते हैं बुद्धि 8 प्रकार की होती है और अलग अलग योग्यताएं होती हैं हर किसी के अंदर। जैसे वैसे आप हावर्ड गार्डनर की थ्योरी प्लेलिस्ट में आप थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक सिंगल वीडियो में मैंने बस यही थ्योरी करवाई है इसीलिए। तो इस थ्योरी में यही होता है, यहाँ पर बताया जाता है जैसे किसी के अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। अब वो भाषाई बुद्धि किसके अंदर अच्छी होगी, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसकी भाषा में पकड़ अच्छी होगी। जैसे कवि होते हैं, जैसे कुमार विश्वास का आपने नाम सुना होगा, तो उनकी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है, अच्छी अच्छी पोएम्स वो बोलते हैं, कहाँ पर कौन से शब्द यूज़ करने हैं उन्हें बहुत अच्छे से आता है। अब पोएम तो आप और हम भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन हम उस लेवल का नहीं बना सकते जिस लेवल का वो बनाते हैं। वो जो लैंग्वेज है ना, भाषाई उनको नॉलेज है, वो उनके अंदर एक यूनिक चीज़ है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है ना। अब क्रिकेट तो आप और हम भी खेलते हैं, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं खेल सकते। वो यूनिक एबिलिटी, वो यूनिक योग्यता जो है वो सचिन तेंदुलकर के अंदर ही है। तो इसीलिए इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में डिवाइड किया है। तो ये थ्योरी वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। Which of the following sequence of representation of concept is in accordance with children's gradual development of cognitive abilities? पहला है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। फिर है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। फिर है संकेत आधारित, क्रिया आधारित और छवि आधारित। फिर है संकेत आधारित, छवि आधारित और क्रिया आधारित। तो बताइए क्या होगा आंसर। आंसर होगा हमारा, देखिए
अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के उत्तरोत्तर है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि दिमाग से रिलेटेड चीज़ें, समझ पा रहे होंगे आप, है ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका एक्शन बेस्ड यानी कि क्रिया आधारित, फिर आएगा इमेज बेस्ड यानी कि छवि आधारित, फिर आएगा सिंबल बेस्ड यानी कि संकेत आधारित। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। चलिए अभिकथन देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, यानी कि टीचर्स शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम्स टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। अगर टीचर चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आए तो बच्चों के इमोशन को भी समझना होगा, यानी कि बच्चों के संवेग को भी समझना होगा। कब बच्चे खुश हो रहे हैं, किस चीज़ में बच्चे की रुचि है, किस चीज़ से बच्चे को डर लगता है, ये सारे इमोशन बच्चे के समझना ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इसका कारण है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेज में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, संवेग हमारे दिमाग से संवेग हमारे इमोशन जैसे रोना, हंसना, किसी चीज़ से डर लगना, किसी को प्रेम करना, ये सब हमारे संवेग होते हैं। संज्ञान हो गया हमारा दिमाग। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके मन में 100% सही होंगी तभी जाकर आप चीज़ों को सीख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। डर यानी कि इमोशन हो गया, संवेग हो गया आपके अंदर। और संज्ञान मतलब आपका दिमाग, आपको चीज़ें सब याद हैं लेकिन आप बहुत डरे हुए हैं एग्ज़ाम में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। रीज़न ये होता है कि हमारे दिमाग में तो ठीक है आंसर है लेकिन हम डरे हुए हैं, हमारा संवेग, डर का संवेग हमारे मन में बना हुआ है, तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ होता है। तो इसीलिए संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो भी जटिल रूप से। ठीक है, अगर एक आपका हट गया तो आप समझिए कि आप उस काम को 100% अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है, आपका दिमाग यहाँ पर है लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि जैसे ये लेक्चर ख़त्म होता है फिर मैं दूसरा काम करूँगी या करूँगा, अरे मुझे तो भूख लग रही है, अरे मुझे तो उस चीज़ का टेंशन है। अगर ये सब आपके मन में चल रहा होगा तो आप 100% यहाँ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए संवेग और संज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप जो है बिठा पाएँ, बैलेंस की स्टेज आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, बताइए। पहला है डेवलपमेंट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है? जी नहीं, असतत थोड़ी होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज आपका थोड़ा विकास हुआ फिर 4 दिन बाद रुक जाएगा, नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, उसका कॉन्टिन्यूसली निरंतर रूप से डेवलपमेंट होता है। पहले वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो दौड़ना सीखता है, बॉडी के ऑर्गन डेवलप होते हैं। ये थोड़ी होता है कि 2 दिन डेवलपमेंट हुआ, 4 दिन डेवलपमेंट कह रहा है कि मुझे रेस्ट करना है, नहीं, वो कंटिन्यूसली होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा है विकास चक्रीय तरीके से होता है ना कि रैखिक तरीके से। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, और ये मैंने नोट्स में एज इट इज़ सेंटेंस लिखा भी है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो चक्रीय होता है। ठीक है, एकदम लीनियर नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी कभी आप बीमार भी पड़ते होंगे, है ना, तब वीकनेस आ जाती है बॉडी में। तो जो हमारा विकास होता है ना वो स्पाइरल होता है, याद रखिएगा, चक्रीय होता है, एकदम सीधे लाइन में नहीं जाता, लीनियर नहीं होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट जाता है ना कि विशिष्ट से सामान्य। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? पहला ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रियाएं करके, दूसरा है आत्मवाक के प्रयोग से, तीसरा है संतुलीकरण एंड चौथा है खुद को पुनर्बलन देकर। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं इनर स्पीच की। इनर स्पीच मतलब होता है अंतःवाक या आत्मवाक। जब बच्चा खुद से बातचीत करता है ना, उसे हम आत्मवाक कहते हैं। ये कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बातचीत करता है तो वो खुद को एक डायरेक्शन दे रहा होता है, मतलब वो अच्छी बात है, वो पॉजिटिव चीज़ है। और ये चीज़ आप लोग भी करते होंगे, क्योंकि ये जब इंसान बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे आप आज भी पढ़ाई करते होंगे, तो जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सपोज करिए आपने पियाजे की थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली है, समझ ली है, तो आप खुद से ही बातचीत करते हैं कि मेरा पियाजे का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, अब मुझे वाइगोत्स्की पढ़ना है, इसके बाद मुझे टीचिंग मेथड्स पढ़नी है, फिर मुझे टीचिंग मैगजीन्स पढ़नी है ना। इस तरीके से आप खुद से बातचीत करते हैं, यही होता है इनर स्पीच। तो इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं और ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। इससे जो बच्चा है वो क्या करता है, स्वयं के व्यवहार को रेगुलेट कर पाता है। तो आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर 2। बाकी एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, इनकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कक्षा 5वीं को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? कक्षा 5 के बच्चों को तैरना और डूबना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाने की बात हो रही है। तो पहला है व्याख्यान विधि से आप करेंगे, दूसरा है आप वीडियो दिखा देंगे, तीसरा है कि आप पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, या फिर आपको बताया कि गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा फ्रेंड्स गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज, ठीक है। सिर्फ व्याख्यान देना, पीपीटी, वीडियो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो आपको गाइड करना पड़ेगा और डिस्कवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? कौन सी अच्छी टेक्निक नहीं है बच्चों के सीखने के लिए, बताइए। पहला है रोट रिहर्सल, रटना और दोहराना। मैंने आपको हमेशा बोला भी है, रटना नेगेटिव होता है, कभी भी बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि चीज़ों को समझाना है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। बाकी जो आपकी निमोनिक्स होते हैं, स्मृति सहायक विधियाँ होती हैं, संकल्पना चित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू आप पढ़ाएंगे, फिर है इलेबोरेटिव रिहर्सल यानी कि विस्तृत रूप से दोहराना। ये तीनों अच्छी चीज़ें, इन तरीक़ों से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, उन्हें याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। लेकिन आप रटने के लिए कह देंगे तो आज बच्चे रटेंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, तो ये अच्छी मेथड नहीं होती है। दैट्स वाई यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो पहला है यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, एक मिनट। इट इज़ ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर्स। देखिए कौन सी विशेषता नहीं है पूछी है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो विशेषता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कह रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जी हाँ ये सही है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। इट प्रमोट्स हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन में तो पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, बस हमें आंसर मिल चुका है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है जस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है बच्चे को इस तरीके से रेडी करना कि एक प्रॉब्लम के वो मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल पाए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। क्या ये सही है? जी नहीं। ओके, एक मिनट। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। जी हाँ, आप कक्षा में बच्चों को संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनकी क्या है ये जानेंगे भी और संस्कृति के बारे में उनको बताएंगे भी, ये तो अच्छी चीज़ है। कारण दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया है? कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, यानी कि इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट। जी नहीं, जो समता होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम से नहीं होती। क्लासरूम में अगर बच्चा आ गया है तो सभी बच्चों को एक समान रूप से ट्रीट करो, समान रूप से पढ़ाओ, ठीक है, कोई भेदभाव मत करो, ये होता है। ना कि आप मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत में मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि अगर आपके 10 में से 7 मार्क्स से नीचे आए तो आपको मार पड़ेगी। ऐसे मानक सेट कभी नहीं करने चाहिए। तो ये हमारा कारण बिल्कुल गलत हो गया, अभिकथन हमारा सही हो गया। तो ये कहाँ दिया है? चलिए देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप नोट्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप डेमो नोट्स देखिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं एंड में सिर्फ 10 दिन पढ़कर हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अब जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है और आप देख भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? बताइए, किस अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा है? पहला है ईगोसेंट्रिज्म यानी कि आत्मकेंद्रिता, दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व, तीसरा है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, चौथा है समायोजन यानी कि एसिमिलेशन। तो वो क्या कर रही है? वो एसिमिलेट कर रही है, वो समायोजन की स्थिति पैदा कर रही है। ठीक है, वो एसिमिलेशन कर रही है, नई चीज़ अपने नॉलेज में ऐड ऑन कर रही है, यही होता है एसिमिलेट करना। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है जब बच्चा खुद के बारे में सोचता है, खुद को सेंटर में रखता है और वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, उसे लगता है जो हूँ मैं ही हूँ और पूरी दुनिया मेरे जैसी ही है। दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये क्या होता है? जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है ना, तो 0 से 2 वर्ष के अंदर यानी कि 11 महीने के बाद से 2 वर्ष तक वो ये चीज़ समझ जाता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चा किसी टॉय से खेल रहा है, ठीक है, तो पापा आए और पापा ने टॉय पकड़ के छुपा दिया। ठीक, तो 0 से 11 महीने तक तो उसे ये नहीं पता होता कि टॉय छुपा दिया है, उसे लगता है उससे टॉय छीन लिया है, अब वो फेंक दिया है, पता नहीं कहाँ गया, अब उसे नहीं मिलेगा। तब तक उसके अंदर वस्तु स्थायित्व तो नहीं आया होता है। लेकिन जैसे ही 11 महीने से ऊपर का बच्चा हो जाता है तब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, उसे पता लग जाता है कि पापा ने अभी ये टॉय छुपा दिया है, बाद में उसको मिल जाएगा, ये चीज़ उसे पता चल जाती है। यानी कि वस्तु जो है स्थायी है, एग्जिस्ट करती है, वो टॉय एग्जिस्ट करता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए पापा ने उस टॉय को छुपा दिया है। ये वाली जो स्टेज होती है ना, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर कंजर्वेशन की कमी होती है। जैसे सपोज करिए 5 ml वाटर है, एक 5 ml वाटर आपने बॉटल के अंदर डाल दिया और दूसरा 5 ml वाटर आपने लिया, उसको आपने किसी एक वाइड यानी कि चौड़े बर्तन में डाल दिया। अब अगर आप बच्चे से पूछें कि कौन सा बर्तन आपको बड़ा लग रहा है, किसमें वाटर ज़्यादा है,
तो वो यही कहेगा जो चौड़ा बर्तन है इसमें वाटर ज़्यादा है, क्योंकि उसको वो बड़ा दिख रहा है बॉटल के कंपैरिजन में। ये होता है कंजर्वेशन का गुण, यानी कि संरक्षण का गुण। तो जब बच्चा छोटा होता है उसको ये नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे पता चल लग जाता है। तो ये सब पियाजे की थ्योरी से कनेक्टेड हैं चीज़ें। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी को अच्छे से आपने कवर करना है। थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में से एटलीस्ट कुछ क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, लगभग 7-8 थ्योरीज़ हैं, उन्हें आप कवर कर लीजिएगा एकदम। मैंने आप ये कहिए कि डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाई हुई है। एक बार आप देखेंगे क्लास तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, आज आपने कितना स्कोर किया। और डेली हम इसी टाइम पर मिलते हैं, इवनिंग में 6 बजे हमारी क्लास लाइव होती है। तो क्लास को डेली का देखिए ताकि डेली आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।